हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन से आगे आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स का मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा ही जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। तो बेसिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है, आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल, और उसके बाद यहां पर ए लिखा हुआ है, ए रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्या फोकस किया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो क्या फोकस करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था हमने, सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है दैट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ही पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किस लेवल पर, एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स at the level of economy as a whole। तो जब पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इसका डिफरेंस करते हैं जरा, क्या डिफरेंस है इसमें। एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है वही कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, सारा फोकस इंडिविजुअल के ऊपर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो फोकस कहां पर किया जाता है, तो अब हम सिर्फ वो प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं जिनका पूरी इकोनॉमी पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें बेसिकली +2 से रिलेटेड है। तो जब हम इकोनॉमिक्स को पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा वो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ डिफरेंस पर आते हैं। डिफरेंस में हमेशा कोशिश करनी है कि डिफरेंस में आप बेसिस का कॉलम जरूर बनाएं, जैसा कि यहां पर बनाया हुआ है। पहला डिफरेंस इसमें नहीं लिखा है, आप पहला डिफरेंस आसानी से याद रख सकते हैं, मीनिंग का लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं बताया, पीछे हम मीनिंग डिस्कस करके आए। एक पॉइंट आपको वहां से मिल जाएगा, मीनिंग में आप लिख देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल डेफिनेशन, when we study economic problems at the level of an individual, it is called microeconomics। और macroeconomics का meaning, when we study economic problems at the level of economy as a whole, it is called macroeconomics। तो एक डिफरेंस तो आपको हमेशा किसी भी दो चीजों के बीच में डिफरेंस लिखना हो तो मीनिंग का डिफरेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। देन सेकंड बेसिस दिया हुआ है यहाँ पर पर्पस, किस पर्पस के लिए किया जाता है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी किया जाता है, क्या पर्पस होता है, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट इन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट, कि हम अपने प्रोडक्ट का आउटपुट कितना रखेंगे, कितना प्रोडक्शन करना है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहने वाला है मार्केट में, ये सारी चीजें डिटरमाइन करने का काम किसका होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यही इसका एक मेन पर्पस होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां क्या मेजर करेंगे, वहां हमें मेजर करना होता है एग्रीगेट आउटपुट कितना रहने वाला है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना रहने वाला है, एग्रीगेट प्राइस लेवल कितना रहने वाला है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, वो सारी चीजें किसका पर्पस होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थर्ड डिफरेंस जो बनेगा हमारे पास, एम या सेंट्रल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव या जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स, उन स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है कि जो इंडिविजुअल है उसकी भी नीड फुलफिल हो जाए, इकोनॉमी की भी नीड फुलफिल हो जाए। तो मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑन द अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या होता है,
सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ऐसा लेवल ऑफ इनकम हम कैलकुलेट करें जिससे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो, सभी लोगों के पास जॉब हो, हम अपने रिसोर्सेज को फुलर एंड मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। देन आता है टूल्स। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टूल्स दो ही पढ़ने वाले हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटली सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, किस चीज के ऊपर? डिमांड एंड सप्लाई। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड आएगा, बट वहां पर बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरी कंट्री में डिमांड क्या चल रही है, पूरी कंट्री में सप्लाई क्या चल रही है। जब उसको पढ़ेंगे तो हम मार्केटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, और जब सिंपल हम मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की बात करेंगे तो किसको पढ़ रहे हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ माइक्रो में एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड क्या है, नेशनल इनकम क्या रहने वाली है हमारी इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, या अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है यहाँ पर हमारे पास, इसको ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर केस स्टडी पूछता है वो। इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का दो तरीके से इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स को स्टडी किया जाता है, जिसमें पहला आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? वो इकोनॉमिक्स व्हिच इज बेस्ड ऑन फैक्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी कि जो स्टेटमेंट्स किसी फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड है उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई दीज आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यहां पर हम कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हैं, यहां पर कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, नो पर्सनल ओपिनियन। जब कोई चीज फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगी तो पर्सनल ओपिनियन की बात ही होगी। फैक्ट के ऊपर कैसे बेस्ड है? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं हमारी इकोनॉमी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 22%। 22% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। ये मेरा अपना मानना नहीं, ये एनएसएसओ का डेटा ये बात कहता है। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वो बात करते हैं जिसके एविडेंसेस अवेलेबल हो, जिसके एविडेंस अवेलेबल हो, जिसको प्रूव किया जा सकता हो कि भाई ये बात सही है या गलत। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का वो इकोनॉमिक्स जो कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया हमारी कंट्री में 22% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। कोई डिबेट क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एक बात और समझने को मिली, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा? नॉट डिबेटेबल, नॉट डिबेटेबल इन टॉपिक्स के ऊपर या इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई डिबेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भाई कोई डिबेट करेगा तो मेरे पास एविडेंस है, मैं प्रूव कर दूंगा कि जो बात मैंने बोली वो बिल्कुल सही बोली है। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की आप पहचान रखना, आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यहीं से पता लग जाएगा, उसके साथ लिखा होता है व्हाट ought to be। ought to be का मतलब क्या होता है? शुड बी। इकोनॉमी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूं हमारी इकोनॉमी में हमें ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन 22% है इसको डिक्रीज करना चाहिए, कम होना चाहिए। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है? दीज आर पर्सनल ओपिनियंस। ये क्या होते हैं? लोगों के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। अब पर्सनल ओपिनियन है तो इसके ऊपर क्या होगा? डिबेट भी होगा, यानी कि ये डिबेटेबल भी हो गई। अगर कोई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट देता है तो वो क्या हो जाएगी? डिबेटेबल। डिबेटेबल क्यों होगी? बिकॉज दीज आर पर्सनल ओपिनियन। किसी एक व्यक्ति का अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कोई इससे एग्री करेगा, कोई एग्री नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम ये कहें टू reduce poverty, to reduce poverty, tax rates should be increased, should be increased।
अगर हमें गरीबी दूर करनी है अपनी कंट्री से तो हमें क्या करना चाहिए, टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। अब देखो कुछ लोग तो इस बात से सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई टैक्स बढ़ा दो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, गवर्नमेंट वो पैसा गरीबों के ऊपर यूज कर लेगी और गरीबी दूर हो जाएगी हमारी इकोनॉमी से। बट ऑन दी अदर हैंड जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन और ज्यादा हो जाएगा। वो क्या कहेंगे, वो इस बात से एग्री नहीं होंगे, वो कहेंगे भाई टैक्स रेट ही क्यों बढ़ाना, सब्सिडीज बढ़ा दो। तो सबका अपना अपना ओपिनियन रहेगा, इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या प्रोवाइड करती है, पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन है इसीलिए डिबेटेबल है। डिबेटेबल क्यों, डिबेटेबल होने का एक कारण और होता है, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये स्टेटमेंट्स किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होते। पर्सनल ओपिनियन है तो फैक्ट कहां से आएगा, मैंने कहा कि टैक्स रेट बढ़ा दो जी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं कोई फैक्ट प्रोवाइड कर सकता हूं इसका, नहीं, क्योंकि क्या होना चाहिए क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, सिर्फ यही हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है, इसलिए इसमें डिबेट होता है। तो एक काम करते हैं, अब इन दोनों पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा हमें। तो देखो जी, पहला डिफरेंस यहां पर वही आ गया, मीनिंग का डिफरेंस आ गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बेस पर। पहला डिफरेंस मीनिंग का, मीनिंग में क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हमें ये पता लगेगा किस तरीके से हकीकत में हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, मैंने फिर से बता रहा हूं, आपको पहले ही बताया था, व्हाट ought टू बी, इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। फिर सेकंड बेसिस दिया है वेरिफिकेशन। अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। जैसे मैंने कहा कि हमारी कंट्री में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो 22% रहते हैं, तो इट कैन बी वेरीफाइड, ये डेटा को एनएसएसओ की साइट से चेक किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इक्वेशंस को या स्टेटमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब पर्सनल ओपिनियन। अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट पर्सनल ओपिनियन, यहां पर कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर लोगों के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, यहां पर लोगों के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। नेक्स्ट सजेस्टिव, अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डज नॉट सजेस्टिव। फिर से वही बात, ये डेटा प्रूफ किया जा सकता है, डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इसमें कोई सजेशन वाली बात नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं बिलो पॉवर्टी लाइन 22% तो ये सजेशन नहीं है, तो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ये ऐसा ही है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन ओपिनियन एंड देयरफॉर इज सजेस्टिव, ये सजेशन देती है कि अगर गरीबी है तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि हमने बात करी थी टैक्स रेट बढ़ा दो, हमारी इकोनॉमी से पॉवर्टी दूर हो जाएगी, तो ये एक ओपिनियन हो गया, हो सकता है कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री होंगे। देन एग्जांपल, प्राइस एंड इनकम, प्राइस आर इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ये सारी चीजें वेरीफाई की जा सकती हैं। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, आप किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस उठाकर देखो, आज से 5 साल पहले के प्राइसेस कंपेयर करो और आज के कंपेयर करो, आपको पता लग जाएगा प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं नहीं। पॉवर्टी देखो, पॉपुलेशन देखो, डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज हो जा रही है हमारी इकोनॉमी की। देन नॉर्मेटिव, राइजिंग प्राइसेस मस्ट बी कंट्रोल्ड, पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड, यहां तो हमें ये पता लग रहा है पॉजिटिव में कि ये चीज एक्चुअल में हो रही है। नॉर्मेटिव में हमें सजेशन मिल रहा है, क्या सजेशन मिल रहा है कि भाई प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इनको कंट्रोल करना चाहिए, तो ये पर्सनल ओपिनियन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो क्या पढ़ा हमने, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रीजन और असर्शन बेस पर क्वेश्चन जरूर आता है, अब तक का ट्रेंड रहा है, जिसमें नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट दो लोगों की आपको
वो चार्ट दिखा देगा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना होगा कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नॉर्मेटिव। पॉजिटिव के लिए बस आपको इतना बात ध्यान रखना है कि अगर वो फैक्ट के साथ बात कर रहा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, नॉर्मेटिव में उसका अपना ओपिनियन आ जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आगे के लेक्चर मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।